Hello student, you are most welcome in an academic point channel situated in the street joining Dam Road to Gola Road, Acharya University. हाँ दोस्तों, शुभ प्रभात। इसके पहले डायमेंशनल इक्वेशन के तीसरे यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और तीसरा एप्लीकेशन पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आज फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन बतला देते हैं, हाँ, उसका कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है आज कि किसी नली से प्रवाहित तरल का क्रांतिक वेग इसे कह सकते हैं। क्रांतिक वेग पहला क्या कहेंगे? तरल के श्यानता गुणांक, तरल के श्यानता गुणांक बीटा पर। दूसरा तरल के घनत्व, तरल के घनत्व रो पर तथा तीसरा नली की त्रिज्या नली की त्रिज्या R पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो घीसे के लिए सूत्र स्थापित करें। ठीक है, क्या बोले हम? क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या है? तरल का फ्लो, तरल का जो फ्लो करता है किसी पाइप नली से, तरल जो फ्लो करता है किसी नली से, तो वह उसका फ्लो का वेग तीन तरह से होता है, तीन प्रकार का होता है। ये सब बात बाद में डिस्कस होगा जब उस चैप्टर में जाएंगे। विस्कोसिटी चैप्टर है, श्यानता गुणांक, उसमें ये एक होता है क्रांतिक वेग, एक होता है स्ट्रीमलाइन मोशन या स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी में टर्बुलेंट वेलोसिटी। ये तीन तरह का वेग होता है तरल का। तो खैर सब बात तो आगे की चीज है, आगे चलेंगे। वेग का सिंपली वेग का मतलब क्या? दूरी समय। तो तरल इकाई समय में कितना दूरी तय करेगा उसको ही तरल का वेग कहते हैं। उसका ये VC जो है निर्भर करता है श्यानता गुणांक मीटा पर। हम क्या बोले थे? जो क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी जिस अदर क्वांटिटी पर निर्भर करता है, निर्भर करने का मतलब तो होता ही है कि या तो नीचा के बढ़ने से ये VC बढ़े या नीचा के बढ़ने से VC घटे। मतलब कि VC जो है नीचा के समानुपाती भी हो सकता है और नीचा के समानुपाती भी हो सकता है। इसका पता इसके पावर, नीचा के पावर से पता चलेगा। नीचा का पावर अगर पॉजिटिव आएगा तो समानुपाती होगा और नीचा का पावर नेगेटिव आएगा तो भी समानुपाती होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये रो के बारे में, रो घनत्व क्या है? घनत्व तो है इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं। नहीं,
इकाई आयतन का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे तो उसका जो मास होगा वह उसका घनत्व कहलाएगा, या 1 मीटर क्यूब वाला तरल ले लेंगे उसका जो मास होगा वह उसका घनत्व कहलाएगा। इसलिए इकाई कहा गया इकाई आयतन। इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसे ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व रो बराबर हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। और इसका डायमेंशन हो जाएगा क्या? m बटे v। नहीं, इसका डायमेंशन क्या होगा? m, ये तो m हो गया। अब वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम का मतलब हुआ कि वॉल्यूम में तो वॉल्यूम का मतलब 3 डायमेंशन है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ तो लेंथ l है ही, ब्रेथ भी तो लंबाई ही है, और हाइट भी लंबाई ही है। मतलब लेंथ इंटू लेंथ होगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? लेंथ क्यूब हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m l पर पावर -3। ये हो जाएगा घनत्व का डायमेंशन, ठीक है। और r तो लेंथ है, r त्रिज्या क्या है? लेंथ है, लंबाई है, इसका तो डायमेंशन l होगा नहीं। अब एक बात आ गया नीटा। नीटा एक मतलब दो तरल सतह के बीच लगने वाला बल जो होता है। जैसे मान लीजिए कि ये तरल सतह है, ये एक सतह हुआ, ये दूसरा सतह हुआ, तीसरा सतह। इस तरह से कोई कंटेनर में अगर कोई तरल रखा हुआ है तो उसको अनेक इनफाइनाइट सतह हम बांट सकते हैं। एक सतह के ऊपर दूसरा सतह मूव कर रहा है। तो दो तरल सतहों के बीच लगने वाला, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो ठोस सतह, जैसे इस टेबल पर किताब रखा हुआ है, उसको हम स्लाइड करते हैं तो टेबल के सतह और किताब के सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है, बीच में जो विरोधी बल लगता है उसको घर्षण बल कहते हैं। मतलब कि जब भी दो सतह के बीच एक रिलेटिव मोशन होता है, एक आपेक्षिक गति होती है, उसके सतह के बीच में एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है, और वह विरोधी बल क्या करता है? मोशन का विरोध करता है। इसलिए इसका नाम दिया गया फ्रिक्शन। ठोस सतह के बीच जो विरोधी बल लगता है, ठोस सतह के बीच जो विरोधी बल लगता है उसको घर्षण कहते हैं, लेकिन तरल सतह के बीच जो विरोधी बल लगता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स जो है, ये विस्कस फोर्स F इक्वल टू होता है, F इक्वल टू होता है विस्कस फोर्स इक्वल टू होता है विस्कस फोर्स इक्वल टू होता है, या नीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, नीटा इक्वल टू होता है Fx बटे AB, Fx बटे AB, ठीक है। Fx बटे AB। F क्या है? दो सतह के बीच लगने वाला विरोधी बल है। x क्या है? दो सतह के बीच का डिस्टेंस है। और a क्या है? सतह का एरिया है। और v क्या है? वेग, तरल का वेग, तरल सतह का वेग, कि किस वेग से वह चल रहा है। समझ गए आपको? तो नीटा का फॉर्मूला होता है, नीटा का सूत्र होता है Fx बटे AB। F क्या है? विस्कस फोर्स है। F क्या है? दो तरल सतह के बीच लगने वाला विरोधी बल जो है उसी का वही है विस्कस फोर्स F। और x क्या हुआ? दो तरल सतह के बीच की दूरी जो है उसको कहते हैं x, वह है x। a क्या हो गया? एरिया, दो तरल सतह का एरिया जो है वो क्षेत्रफल जो है उसी वही है, a है। और वेलोसिटी तरल सतह किस वेग से चल रहा है, वह वेलोसिटी। तो इसमें F का डायमेंशन अगर हम लिखते हैं तो ये तो हो जाए, चाहे F मतलब क्या, चाहे फोर्स किसी प्रकार का हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, विस्कस फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई फोर्स है, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वही होगा। फोर्स का जो डायमेंशन क्या होता है? Ml T टू दी पावर -2
इंटू एक्स क्या है, दूरी है तो इसका एल हो जाएगा और बटे ए बी। ये तो एरिया हो गया। एरिया तो होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई है, चौड़ाई तो चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई की लंबाई है। एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। और भी का वेग का डायमेंशन जान करते वेग बड़ा होता है दूरी बटे समय, दूरी भी लंबाई है, लंबाई बटे समय है, मतलब एल बटे टी, टी को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एल टी पर पावर -1। ये हाँ, तो ये हम क्या करते हैं कि ये एल और ये एल मिलके एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया तो एक एल बचा, तो हम क्या कहेंगे एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1। ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा का डायमेंशन। ये तो हम केवल अभी सब का डायमेंशन बताएंगे नहीं, क्योंकि नया टर्म था, डायमेंशन बता दिए। तो अब है कि अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न पर कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्रांतिक वेग जो है वह किस पर निर्भर करता है, नीटा पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है और नली की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि v से मान लिया v से समानुपाती है नीटा टू द पावर a के, और यही समानुपाती है रो टू द पावर b के, और यही समानुपाती है r टू द पावर c के। नहीं तो VC जो है ये तीन बात पर निर्भर करता है। ये एक के साइन से पता चलेगा कि VC क्या है, नीटा के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, या B रो के पावर B से ही पता चलेगा, B के साइन से पता चलेगा कि ये VC जो है रो के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। और उसी प्रकार R के पावर C के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से पता चलेगा कि VC R के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये तीन बात पर निर्भर करता है, इसलिए तीनों को मिला देंगे तो हमारा मेरा सूत्र बन जाएगा VC प्रोपोर्शनल टू नीटा टू द पावर a रो टू द पावर b एंड r टू द पावर c। ठीक है, अब ये समानुपाती है कि तो इसके पहले बता चुके कई बार कि ये एक टर्म, ये तीनों क्या है, तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, तो ये एक क्वांटिटी हो गया और ये एक क्वांटिटी हो गया। इसके बढ़ने से अगर यह बढ़ता है समानुपाती होगा, यहाँ समानुपाती है। इसको बराबर करने के लिए, समानुपाती का मतलब बराबर नहीं होता है, समानुपाती का मतलब तो ये हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसलिए इसको बराबर करने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं, तो VC हो जाएगा K इंटू नीटा टू द पावर A रो टू द पावर B एंड R टू द पावर C। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसमें कमी क्या है, कमी ये है कि ABC का वैल्यू हमको पता करना है, ABC का मान क्या होगा। इसके लिए बताए थे, क्या बताए थे कि सूत्र के दोनों ओर के राशि का हम बीमा लिखते हैं, सूत्र के दोनों ओर के राशि का बीमा लिखते हैं। वही हम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या करते हैं, क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट के दोनों ओर की राशि का, दोनों ओर के राशि का बीमा लिखने पर, बीमा लिखेंगे। तो बीमा लिखने के लिए हम पता चुके VC क्या है, VC तो वेग है, और वेग का भी हम जानते ही हैं कि L 3 पर पावर -1 होता है। अब यहाँ पर m नहीं है तो हम दे सकते हैं m पर पावर 0 दे करके, क्योंकि पावर 0 रहने पर वह क्या तो उसका मान 1 होता है।
ठीक है। और ये के क्या है, के तो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस कांस्टेंट है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होगा। नीचा का डायमेंशन अभी तक इसलिए पहले बता दिए थे क्या होता है, m टू द पावर -1 t टू द पावर -1 ये होता है, ठीक है। और फिर क्या है, रो का डायमेंशन बता चुके थे कि m पर पावर -3 होता है। और ये r क्या है, लेंथ, इस पर पावर a है, इस पर पावर b है, इस पर और r क्या है, r तो लेंथ है, फिर क्या है, सेंटर से परिधि की दूरी त्रिज्या है, त्रिज्या को लंबाई हो गया, इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा, इस पर पावर c हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं अब, तो क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 इक्वल टू k इंटू ये पावर होल पावर a का मतलब क्या, सब पर है पावर, सबके पावर से गुणा हो जाएगा, m का पावर यहाँ 1 है तो m पर पावर 1 इंटू a हो जाएगा, और यहाँ पावर b है तो गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है तो a प्लस b हो जाएगा। l का पावर क्या है, l का पावर यहाँ -1 इंटू a तो -a हो जाएगा, यहाँ -3 भी हो जाएगा, -a -3b और इसका पावर +c ये हो गया। और t पर पावर यहाँ क्या है, -1 इंटू a तो t पर पावर -a हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ml t के पावर को ml तथा t के घात को इक्वेट करने पर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m का पावर क्या है, 0 है, इधर क्या है, a प्लस b है, हाँ। l का पावर क्या है, इधर 1 है, इधर क्या है, -a -3b और +c है। और t का पावर क्या है, यहाँ -1 है और इधर क्या है, -a है, तो ये हो गया इक्वेशन a, ये हो गया इक्वेशन b, ये हो गया इक्वेशन c, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, a b c का मान मालूम निकल जाएगा। तो c से क्या पता चल रहा है, कि c से पता चल रहा है, c से क्या पता चल रहा है कि -a = -1, ये माइनस कैंसिल कर, a का मान a बराबर 1 हो गया। इस a का मान हम a में रख देते हैं, तो क्या कहेंगे, समीकरण a से, समीकरण a क्या है, a प्लस b = 0 है। a का मान क्या लाए हैं, 1 लाए हैं, तो यहाँ 1 रख देंगे, क्या देगा, 1 + b = 1 0, इसलिए b = हो गया -1, तो a और b का मान मालूम हो गया। अब c का मान मालूम करने के हम b से जाते हैं, समीकरण b से क्या कहेंगे, समीकरण b से b क्या है कि -a -3b + c = 1 है, ठीक है। यहाँ a का मान क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, -3 × b का मान -1 है + c = 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1 और माइनस +3 और +c = 1, तो क्या 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो 2 + c = 1 आया, इसमें c = हो गया 1 - 2, तो c = हो गया -1। ये सब निकल गया, a b c तीनों का मान निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि तीनों का मान रख देते हैं। ठीक है, कहाँ रखेंगे, जो सूत्र बनाए हैं, क्या सूत्र बनाए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट ही हमारा सूत्र है। समीकरण फर्स्ट क्या है, VC = क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, VC = K × η⁴ का मान 1 है, 1 तो लिखाता नहीं है, हाँ, और क्या है, ρ⁴ का मतलब -1 है। ठीक है, और r⁴ का मतलब -1। यही आपका सूत्र निकल गया। VC = हो गया, इस माइनस वाले को नीचे रहेंगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा K⁴ यही आपका सूत्र निकल गया। क्रांतिक वेग, एक किसी नली से प्रवाहित तरल का क्रांतिक वेग जो है K⁴ आता है। ठीक है, हालांकि विस्कोसिटी शब्द जब पढ़िएगा तो उसमें आएगा कांस्टेंट, यही इस कांस्टेंट को कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। इस कांस्टेंट का नाम है रेनॉल्ड नंबर, यह एक नंबर होता है। नंबर का कोई भी ठोस नहीं होता है और ना कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज इसके पहले वाला वीडियो को देखिएगा। इसके पहले जो भी हम पढ़ाए हैं सभी सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है, सभी एक क्रम में दिया हुआ है। सभी वीडियो को आप लोग गौर ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे उत्साहवर्धन हो, और दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हम जो वीडियो बना रहे आगे वह आपको मिलता रहे। धन्यवाद।